नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। 13 दिसंबर को संसद में हुई घुसपैठ ने संसद की सुरक्षा की पोल खोल दी है। आरोपी सुरक्षा की 3 परतों को पार कर संसद के भीतर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपने साथ लाए गए स्मोक बम को चलाया। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। क्या इस हमले से सुरक्षा एजेंसीज ने कोई सबक नहीं लिया? आखिर संसद की सुरक्षा में कहां चूक हुई जिसकी वजह से आरोपी संसद में स्मोक बम ले जाने में कामयाब हुए? हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक चांद। अशोक चांद उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने साल 2001 में हुए संसद हमले को 72 घंटों के अंदर सुलझाया था। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोई इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद भी संसद में घुसने में कामयाब कैसे हो सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, संसद में घुस जाना कोई आसान बात नहीं है। शायद सब लोग ना जानते हो, लेकिन हम और आप ये बखूबी जानते हैं कि इतनी आसानी से संसद के भीतर कोई भी घुस नहीं सकता है। ये एक सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। तो कैसे इतनी बड़ी चूक हुई और आप कैसे देखते हैं इसको? डेफिनेटली तो सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही है, बिकॉज जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत स्ट्रिंजेंट होती है और काफ़ी लेयर्स होते हैं सिक्योरिटी के। तो बेसिकली ये जो इशू हुआ है, आई मीन जहाँ आप कह सकते हैं ब्रीच हुआ है, ये एक्सेस कंट्रोल होता है। आई मीन जहाँ से आप गुजरते हुए जाते हैं अंदर, तो एक्सेस कंट्रोल में मुझे लगता है ब्रीच हुआ है। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके पास जो एक्सेस कंट्रोल पे जो जिनकी ड्यूटी आती है उनके पास क्या इक्विपमेंट है। जी, जनरल इक्विपमेंट जो होते हैं आपके पास DFM भी होते हैं, 200 मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, हैंडल मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, एक बैगेज स्कैनर होता है या एक्सरे स्कैनर होता है। जी, इसमें ये मेन इशू ये है दैट जो बैगेज या एक्सरे स्कैनर के लिए आपको वहाँ पर सामान डालना पड़ता है उसको स्कैन करने के लिए। लेकिन जैसे अभी पता चला है दैट इन्होंने यहाँ पहले भी ये रेकी करके गए हैं, तो उन्होंने रेकी के दौरान उनको ये पता चला होगा दैट ये जो जूते हैं ये जूते नहीं उतरवाते हैं स्कैनिंग के लिए। तो इसीलिए उन्होंने वो जूते में डाल के जो भी कलर्ड पाउडर है या जो भी है वो लेके गए हैं। तो अब मैं ये कह सकता हूँ बिकॉज जो स्कैनिंग इक्विपमेंट नहीं थी, इनके पूरी जो होल बॉडी स्कैनिंग इक्विपमेंट नहीं थी, उससे ये बेसिक चुक हुआ है। तो हमें प्रॉपर स्कैनिंग इक्विपमेंट लगाना है और उसके अलावा भी हमें क्या कहते हैं जो भी सर्चिंग फिशिंग वगैरह करते हैं, जो भी वहाँ पर कर्मचारी होते हैं, तो वो भी दुरुस्त करना है। सर, जैसा कि मैंने बोला कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये। हम ऐसे, और जैसे पहले भी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये कोई आसान बात नहीं है। कोई आम आदमी ऐसे नहीं घुस सकता है। एक सांसद का वो चाहिए होता है कि भाई उसके परमिशन से आप यहाँ तक आ रहे हैं, पूरी आपकी डिटेल्स होती हैं। तो कैसे मतलब इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई करें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो आपको ये नया संसद भवन है, तो किस तरह की यहाँ पे हर वो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जिससे हम इस तरह की चूक ना करें। तो आखिर इतनी आसानी से कैसे ये हो गया और आपको क्या लगता है किस तरह के उपकरण लगाए जाएं ताकि हम वहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें? देखिए, 2 चीज़ें अलग अलग है। एक तो हो गया सिक्योरिटी ब्रीच और दूसरा हो गया ये जो इंसिडेंट हुआ है उसको किसने इसको क्या कहते हैं प्लानिंग करी है इसकी, किसने इसको एग्जीक्यूट कराया है। तो वो हो गया इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। तो हम इन्वेस्टिगेशन के पार्ट जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें मोटिव का भी पता चल जाएगा, इनका फंडिंग का भी पता चल जाएगा और किस लिए इन्होंने ऐसा ये 13 दिसंबर को इन्होंने ये क्यों किया, ये इसका भी ये पता चल जाएगा हमें। बिल्कुल। बाकी जो सिक्योरिटी ब्रीच है जैसे मैंने बताया है, इसमें जब तक आपका स्कैनिंग, बिकॉज अगर आप देखेंगे अगर डोर मेटल डिटेक्टर हो या हैंडल मेटल डिटेक्टर हो, जब तक आपके बॉडी में कोई मेटल ना हो तो वो एक्ट नहीं करेगा। और इसमें तो क्योंकि कोई मेटल ही नहीं था जूते के अंदर, उन्होंने वो क्या कहते हैं प्लास्टिक के या जो भी पाउडर लेके गए थे जिसमें भी, तो वो तो मेटल डिटेक्टर के थ्रू जाएगा तो वो कभी आप डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर ये जूते उतरवा के एक्सरे के स्कैनर के थ्रू डालते
तो मुझे उम्मीद थी दैट जो भी वहाँ पर कर्मचारी होंगे ड्यूटी पे वो डिटेक्ट कर लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वहाँ पर वो प्रैक्टिस होगा जूते उतरवा के निकलवाने का। जैसे अगर आप अब्रॉड जाएंगे तो एयरपोर्ट्स पे, कई एयरपोर्ट्स पे आपको जब भी आपकी सर्चिंग फ्रिस्किंग होती है तो आपको शूज़ भी निकालने पड़ते हैं और शूज़ को भी आपको एक्सरे स्कैनर के अंदर से डालने पड़ते हैं। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार सर डोमेस्टिक पे भी ऐसा होता है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर भी ऐसा होता है कि अगर आपने लेदर के शूज पहने हैं तो आपसे निकलवाते हैं। संसद भवन जो कि लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, जहां पर हमारे सभी बड़े दिग्गज नेता वहां पर रहते हैं, तो वहां पर क्यों नहीं हम शूज चेक करते हैं? जब हम एयरपोर्ट जैसी जगहों पर भी इसको फॉलो करते हैं तो वहां पर अभी तक ये क्यों नहीं शुरू हुआ? वो प्रोटोकॉल डिसाइड हुआ होगा पहले, वेदर शूज को चेक करना है या नहीं करना है। तो आई थिंक वो क्योंकि आई एम नॉट एक्वेंटेड विद दैट प्रोटोकॉल, तो मेरा कमेंट करना इस पर ठीक नहीं रहेगा। जी सर, आप एक जाबाज ऑफिसर हैं। जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था तब आप लोगों ने इस केस को 72 घंटों में सुलझाया था। तो एक बार हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सुराग मिला था जिसको पकड़कर आप लोग ने पूरा केस इतनी जल्दी सुलझाया था? देखिए, 13 दिसंबर 2001 का जो अटैक था ऑन इंडियन पार्लियामेंट, ये एक टेररिस्ट अटैक था। जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट थे। ये पूरी प्लानिंग करके ये आए थे। ये दिल्ली में आके अपना इन्होंने ये बनाया, अलग अलग जगह पे इन्होंने रिहायश बनाए थे। उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं, एक एम्बेसडर गाड़ी खरीदी थी करोल बाग से। उसके ऊपर इन्होंने रेड लाइट लगाया और इंटरनेट से डाउनलोड किया जो एक स्टिकर होता है, कार स्टिकर होता है होम मिनिस्ट्री का। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं जबरन एंट्री कर गए और उनके पास काफ़ी मात्रा में AK-47 थे, एक्सप्लोजिव्स थे, हैंड ग्रेनेड्स वगैरह थे। तो ये तो एक टेररिस्ट हमला था। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पर CRPF की जो टुकड़ी थी, इन्होंने उनको क्या कहते हैं क्रॉस फायरिंग हुई तो ये सारे 5 मारे गए। हमें जो क्लूज मिले थे बेसिकली, जो वो कैरी कर रहे थे अपने बॉडीज पे, हमें कुछ मोबाइल फोन्स मिले थे, कुछ हमें स्लिप्स मिले थे, कुछ और डॉक्यूमेंट्स ये कैरी कर रहे थे, जिससे हमें क्लूज मिल गए थे। और हमने तफ्तीश करने के बाद में जो भी उनके कॉन्स्पिरेटर्स वगैरह थे जो कि इंडिया में थे, क्योंकि जो उनका मेन कॉन्स्पिरेटर मौलाना मसूद अजहर तो पाकिस्तान में था, लेकिन बाकी जो इंडियन में जो थे इन्वॉल्व थे उनको हमने सबको गिरफ्तार कर लिया। सर, ये जितने जो भी पकड़े गए हैं, जो चारों आरोपी, बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, जो लड़की है उसने भी बहुत अच्छी पढ़ाई की है। तो आप इतने अनुभवी ऑफिसर हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जैसे आपने बताया 2001 तो वो टेररिस्ट अटैक था, लेकिन ये जो वाकया हुआ है इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या मोटिव हो सकता है? दूसरी बात, इतना बड़ा मामला आप लोगों ने 72 घंटे में सुलझा लिया था, लेकिन इस मामले में अभी तक ये कहा नहीं जा पा रहा है कि दरअसल उनका मोटिव क्या था। तो आपको लगता है कि जांच जो है सही दिशा में जा रही है? नहीं, डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तो इसको जरूर, दे मस्ट बी ऑन द जॉब नाउ। अभी एंड मोटिव वगैरह का भी आई थिंक वो पूछताछ कर रहे होंगे। लेकिन जो मेरी गट फीलिंग है, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे दैट वॉट एवर दे वांटेड टू से। तो मुझे ये बेसिकली पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगता है। सर, तो जैसे मैंने बोला कि सभी आरोपी पढ़े लिखे हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, तो उनका कहना है कि भाई मेरे पास रोजगार नहीं है, और वो नेताओं के सामने अपनी स्थिति जताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये काम किया। जाते जाते मैं आपसे आपकी निजी राय जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि इन आरोपियों पर UAPA लगाना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्या सेक्शन ऑफ द लॉ और कौन सा लॉ कौन सा एक्ट इनके ऊपर अप्लाई करता है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।